संगठन के लाभ, उद्देश्य, महत्व, दोष देखने के पश्चात हम आते हैं संगठन संरचना का अर्थ एवं परिभाषाएं। किसी भी संगठन का निर्माण कैसे होता है, संरचना कैसे होती है, किस प्रकार संगठन बनाया जाता है, तो किसी भी संस्था में कार्यरत सभी व्यक्तियों के मध्य आपस में संबंध स्थापित करना ही संगठन ढांचा या संरचना कहलाता है। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि कौन किसके प्रति उत्तरदायी होगा या कौन किसका अधिकारी होगा एवं कौन किसका अधीनस्थ होगा, इत्यादि बातों का निर्धारण संगठन संरचना में किया जाता है। संस्था जितनी बड़ी होगी, संगठन का ढांचा भी उतना ही बड़ा होगा। संगठन की संरचना में अधिकार और दायित्वों को विभिन्न पदों के मध्य विभाजित कर दिया जाता है। संगठन संरचना अर्थात संगठन का निर्माण कि आपकी संस्था के अंतर्गत काम करने वाले कितने कर्मचारी हैं, कितनी पोस्ट है, कौन किसके अधीन रहकर के काम करने वाला है, कौन प्रबंधक होगा, संचालक होगा, मैनेजर होगा, सहायक मैनेजर, इस प्रकार कितने पद होंगे, किस पद पर किसकी नियुक्ति होगी, किसको किसके अधीन काम करना है, किस नियम के आधार पर जो है संगठन का संचालन होगा, इसे ही संगठन की संरचना कहते हैं। जैसे हमें कोई गेम खेलना है, हम एक टीम बनाते हैं, उस टीम के अंदर हम क्या डिसाइड करते हैं कि कौन प्लेयर होगा, किस हिसाब से क्या काम होगा, क्रिकेट अगर है तो कौन बैट्समैन होंगे, कितने बॉलर होंगे, सब हम पहले से डिसाइड करते हैं। हमारा संगठन भी ऐसा ही होता है। संगठन जब हमारा बन रहा होता है तो उस समय हम पहले निश्चित कर लेते हैं कि हमें किस लेवल तक अधिकारी रखने हैं। छोटे स्तर का काम है तो कम कर्मचारियों से काम चल जाएगा, कम संगठन से ही काम चल जाएगा, ज़्यादा प्रबंध के लेवल पर प्रबंध के स्तर बनाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो प्रबंध की संरचना का अर्थ होता है कि संस्था के अंदर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उन सब कर्मचारियों के मध्य क्या आपस में संबंध होंगे, कौन किसके अधीन काम करेगा, कौन किसे आदेश देगा, किस तरीके से संचालन होगा, किसके द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा, कौन नियंत्रण करेगा, कौन टॉप लेवल के ऑफिसर्स होंगे, कौन मिडिल लेवल के होंगे, कौन लोअर लेवल के होंगे, ये सब चीज़ों का पहले से निर्धारण करना ही संगठन की संरचना कहलाती है। आप एक व्यवसाय खोल रहे हैं तो अलग प्रकार से संरचना होगी, उद्योग की स्थापना कर रहे हैं तो अलग प्रकार से होगी, कंपनी में अलग प्रकार से होगी। अगर आप कोई विद्यालय की स्थापना करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आपको अलग संगठन की आवश्यकता होगी। तो इन सब चीजों का पहले से समावेश करना ही संगठन संरचना कहलाता है। मान लीजिए एक विद्यालय की आपको संरचना करना है, एक विद्यालय की स्थापना करना है। अब हमारे पास पैसा है तो हम सबसे पहले सोचेंगे एक विद्यालय की स्थापना करें। उसके लिए आपको सबसे पहले जगह चाहिए, आपने जगह भी बना दी, अपने अनुसार आपने उस बिल्डिंग तैयार कर दी, भवन बना दिया, स्कूल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन वगैरह सब दे दी। लेकिन अब उस स्कूल का संचालन कैसे होगा? अभी तो मात्र वो एक बिल्डिंग है। तो उसके अंतर्गत आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि प्रिंसिपल कौन होंगे, प्राचार्य कौन होंगे। अगर हम ट्रस्टी हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारी तरफ से कौन उस काम को देखेगा। एक पर्सनल व्यक्ति है तो खुद ही प्रिंसिपल बन सकते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले तो प्राचार्य, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल के अंडर में वाइस प्रिंसिपल या उसके अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी, शैक्षणिक एंड प्रशासनिक। शैक्षणिक का मतलब है कि जो केवल एजुकेशन से संबंधित काम देखेंगे, और प्रशासनिक का मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित काम देखेंगे।
किस संस्था के अंतर किस प्रकार की रूल्स रेगुलेशन बनाना, बड़े बड़े निर्णय लेना है, तो वो अधिकारों को उनको कौन देखेगा? तो उपप्राचार्य, 2 वाइस प्रिंसिपल आपने अपॉइंट करे, एक शैक्षणिक काम को देखने वाले और एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम को देखने वाले, प्रशासन करने वाले, नियमों का संचालन करने वाले। अब जो शैक्षणिक प्रभार है उनका क्या काम रहेगा? शैक्षणिक मतलब जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो केवल पढ़ाई से संबंधित कार्य इनका है, वो है वाइस प्रिंसिपल देखेंगे कि उनके स्कूल में कितने डिपार्टमेंट है। वाणिज्य मतलब कॉमर्स डिपार्टमेंट, विज्ञान मतलब साइंस डिपार्टमेंट, कृषि मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कला मतलब आर्ट्स डिपार्टमेंट। कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स एंड एग्रीकल्चर, इन सब को देखेंगे कौन? वाइस प्रिंसिपल एजुकेशनरिस्ट। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों के लेक्चरर, उच्च श्रेणी के शिक्षक, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। अब वाणिज्य में आपने अलग अलग करे तो वाणिज्य के अंतर्गत लेक्चरर चाहिए, पढ़ाने वाले, है ना। साइंस के अंदर लेक्चरर चाहिए, हर डिपार्टमेंट के अंदर लेक्चरर की आवश्यकता होगी। मतलब वाइस प्रिंसिपल के अंडर में इतने डिपार्टमेंट होंगे, हर डिपार्टमेंट के अंदर टीचर्स होंगे, असिस्टेंट टीचर्स होंगे, और ये सब क्या करेंगे? पाठ्येतर गतिविधियां, मतलब कोर्स से संबंधित, सिलेबस संबंधी जानकारियां, किस तरीके से सिलेबस चलाना है, किस तरीके से कोर्स चलाना है। और कोर्स में ये देखेंगे कि और भी चीजें पढ़ाई के अलावा, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट, रेड क्रॉस, ये खेलकूद गतिविधियां, और क्लब, विज्ञान क्लब, एडब्ल्यू, मार्गदर्शन, इस प्रकार ये सब एक डिपार्टमेंट के अंतर्गत संगठन बनाए जाते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लेखा शाखा, स्थापना और जावक, मतलब ये देखेंगे कि क्या कॉस्ट आ रही है, स्थापना में क्या खर्चा आ रहा है, पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, इसका हिसाब ये प्रशासनिक अधिकारी द्वारा रखे जाएंगे। फंड की व्यवस्था करना पड़ेगी, तो वो फंड में कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये देखना। ये आपका डिपार्टमेंट बनेगा जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, सबके अंदर प्रोफेसर्स, टीचर्स, हाई क्वालिफाइड टीचर्स को अपॉइंट करना होगा। और टीचर्स के साथ भी आपको असिस्टेंट टीचर की भी आवश्यकता होगी। कभी कोई टीचर एब्सेंट है तो उनके हिसाब पर कौन जो है लेक्चर लेंगे, क्लास खाली जाएंगी तो किस प्रकार से गतिविधियां होंगी, ये सब डिसाइड करके एक आप स्कूल की संरचना कर सकते हैं। पर ये डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन पर, आपके फंड पर, कि आप कौन सा स्कूल, किस क्लास तक का आप खोल रहे हैं। आप केवल छोटे नर्सरी, केजी फर्स्ट, केजी सेकंड के लिए कर रहे हैं तो आपका संगठन अलग बनेगा, उसमें आप कैसे प्राचार्य रहेंगे, उसके अलावा टीचर रहेंगे, फिर उनके अंदर बच्चों की क्या गतिविधियां वो देखी जाएगी। वो हमको देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार के संगठन की संरचना कर रहे हैं और किस लेवल पर किस तरीके के व्यक्ति की जरूरत होगी हमें, और कितने पोस्ट हमारे अंतर्गत होगी। हर विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल नहीं होते, छोटे लेवल का होगा, प्रिंसिपल के द्वारा ही सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। हर जगह सारे डिपार्टमेंट नहीं होते, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर किस प्रकार से काम करवाना है। तो इस प्रकार ये तो शैक्षणिक संगठन है, विद्यालय है। ऐसे ही कोई उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, कोई कंपनी की स्थापना कर सकते हैं, कोई व्यवसाय की स्थापना कर सकते हैं। तो इन सब के पहले देखना पड़ेगा हमें कि हमें किस तरीके की कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, संगठन की आवश्यकता होगी, उसको पूरा डिजाइन करना होगा और फिर उसको लागू करना होगा। अब संगठन संरचना के प्रकार, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है क्रियात्मक संगठन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये। इस चैप्टर के अंदर हम आगे पढ़ने वाले हैं क्रियात्मक संगठन, कार्यात्मक संगठन, औपचारिक, अनौपचारिक, ठीक है।
तो इस प्रकार सबसे पहला संगठन हम देखने जा रहे हैं क्रियात्मक संगठन। क्रियात्मक संगठन फंक्शनल स्ट्रक्चर की शुरुआत की थी एफडब्ल्यू टेलर ने। क्रियात्मक संगठन संगठन की वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत प्रबंध कार्य इस प्रकार विभाजित कर दिया जाता है कि उप निरीक्षक से नीचे प्रत्येक व्यक्ति को यथासंभव कम क्रियाएं करनी पड़े। प्रबंध करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कार्य यथासंभव केवल एक प्रमुख क्रिया तक सीमित रहता है। एफडब्ल्यू टेलर ने बताया है कि ऐसा संगठन जो कार्य के आधार पर बांट दिया जाता है, कोई संगठन है उसके अंतर्गत उत्पादन होता है अलग अलग चीजों का, तो एक उत्पादन विभाग बना दिया जाता है, वहां पर केवल उत्पादन से संबंधित काम होता है, तो सभी कर्मचारियों को उस कार्य से संबंधित पूरा ज्ञान रहता है। तो क्रियात्मक संगठन वह प्रणाली जिसके अंतर्गत प्रबंध के कार्य को बांट दिया जाता है कार्य के आधार पर, इसलिए इसका नाम है कार्यात्मक या क्रियात्मक संगठन। अलग अलग कार्य के आधार पर अलग अलग समूह को बना देना, और जिस समूह को जो कार्य दिया जाता है वो अपने कार्य को अपने हिसाब से करता है। तो कार्यात्मक संगठन प्रणाली संगठन ढांचे की सबसे सरल और सबसे प्रचलित पद्धति है। इस पद्धति में समान प्रकृति के सभी कार्यों को संगठन के एक विभाग में रखकर एक समन्वयकर्ता अध्यक्ष के अधीन कर दिया जाता है, और सभी विभाग समन्वय प्रधान को रिपोर्ट करते हैं। प्रत्येक विभाग के अधिकारी अपने विभाग के प्रति उत्तरदायी माने जाते हैं। यह संरचना उद्यम में किसी न किसी स्तर पर अवश्य पाई जाती है। इस संरचना से बेहतर नियोजन एवं नियंत्रण होता है। संगठन के इस प्रारूप में प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक कार्य करना पड़ता है, इससे विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। एफडब्ल्यू टेलर के अनुसार इस प्रणाली में निम्न 8 विशेषज्ञ अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि 8 विशेषज्ञ वाली योजना किसके द्वारा बनाई गई है? एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा, जिसमें टोली नायक, गति नायक, जीर्णोद्धार नायक, निरीक्षक, कार्यक्रम लिपिक, संकेत कार्ड लिपिक, समय व लागत लिपिक एवं अनुशासक। टेलर ने संगठन के इस प्रारूप को श्रम संगठन पद्धति के रूप में अपनाने पर बल दिया है। बेटा, कार्यात्मक संगठन इसके नाम से स्पष्ट है। कार्यात्मक संगठन कार्य के आधार पर अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं और उनको वो काम सौंप दिया जाता है, और उस विभाग का एक मुख्य अधिकारी होता है। ब्रांच मैनेजर बोल सकते हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर बोल सकते हैं। वो विभाग का एक मैनेजर होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उस विभाग के अंतर्गत जो भी कार्य किया जा रहा है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उस विभाग के अंतर्गत हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का काम सौंपा जाता है और उससे वही काम बार बार करना होता है। जब एक कर्मचारी, एक व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता है तो वो अपने कार्य में विशेषज्ञ हो जाता है, स्पेशलिस्ट हो जाता है, और फिर उसका भी आत्मविश्वास बढ़ता है, कार्य क्षमता बढ़ती है, उत्पादन में क्वालिटी आती है, और कार्य के आधार पर वह अनुभवी हो जाते हैं, क्योंकि कार्य के आधार पर उनको बांट दिया जाता है। अब कार्य के आधार पर एफडब्ल्यू टेलर ने कहा है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे टोली नायक मतलब ग्रुप लीडर, एक ग्रुप बना दिया जाए, उसका एक लीडर होगा, वो उस ग्रुप के सभी मेंबर्स को क्या क्या काम देना है, क्या करना है, उसको कंट्रोल करेगा। गति नायक मतलब स्पीड बॉस बोलते हैं, जो ये देखता है कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है नहीं, काम करने की स्पीड क्या है, इसको चेक करना। कई बार ऐसा होता है कि हम जरूरत से ज्यादा गति यानी स्पीड से, शारीरिक मेहनत से काम लेते हैं, कर्मचारी थक जाते हैं, इसलिए काम में जो है गुणवत्ता नहीं आ पाती, क्वालिटी नहीं आ पाती है। तो ये जो स्पीड बॉस होता है ये स्पीड चेक करता है,
स्पीड यानी काम में लगने वाला समय किस प्रकार से लग रहा है। एक होता है जीर्णोद्धार नायक। जीर्णोद्धार मतलब रिपेयरिंग। एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जो सिर्फ यह देखता है कि कहाँ कौन सी चीज खराब हो रही है, उसको कैसे रिपेयरिंग कराना है, मशीनें वगैरह सब ओवर ऑयलिंग हो रही है नहीं हो रही है। यानी इस व्यक्ति के पास एक ही काम है, केवल रिपेयरिंग का। जरा से भी टूट फूट हो जाती है, कोई कमी हो जाती है, कोई पार्ट्स बदलना होता है, तो बराबर वो चेकिंग करके वो जिम्मेदारी इस स्पीड बॉस की, रिपेयरिंग बॉस की होती है। फिर एक होता है निरीक्षक, सुपरवाइजर। उसका काम ही होता है बारीकी से सबको देखना, निगरानी करना कि सब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी सूचना प्रबंधक को दी जाए, मिडिल लेवल तक पहुंचाई जाए, या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, क्यों नहीं काम कर रहे हैं। तो निरीक्षक करना। कार्यक्रम लिपिक का मतलब होता है प्रोग्राम क्लर्क। वो केवल प्रोग्राम बनाते हैं कि किस तरीके से किस काम को कैसे संपन्न करना है, उसके लिए सारी चीजें तैयार प्रोग्राम लिपिक द्वारा की जाती है। संकेत कार्ड लिपिक। संकेत कार्ड लिपिक वो होता है जो, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास गोडाउन है, उसमें मटेरियल रखा हुआ है, मटेरियल के अंदर कब कौन सा मटेरियल निकाल के ले गए, कब मटेरियल नया आया, इसके लिए भी एक अलग व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ता है। ऐसे वहाँ पर संकेत रूप से कार्ड रखे होते हैं जिन पर वो कंट्रोलिंग करते हैं, कितना मटेरियल गया कितना आया, इस बात की पूरी जानकारी उस संकेत के माध्यम से पहुँच जाती है। तो कब इंडिकेशन देना, किस बात का इंडिकेशन देना, ये जिम्मेदारी इस संकेतक कार्ड की होती है। समय टाइम देखने वाला कि कौन सा एम्प्लॉय किस टाइम पे आ रहा है, कितना समय काम कर रहा है, उसकी सैलरी काटना है नहीं काटना है, ये सब चीज़ें समय के आधार पर पता लगती है। और एक लागत लिपिक होता है कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग ये देखता है कि आप जो भी विभाग में कार्य कर रहे हैं, आपके उत्पादन की लागत क्या रही है, उत्पादन पर होने वाले खर्चे क्या है, उनकी गुणवत्ता क्या है, तो इसका जो निर्धारण लागत लिपिक करता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कितनी कॉस्ट है, बस सही लागत पता लगाना और कोशिश करना कम से कम लागत पे अधिक उत्पादन हो। और अनुशासक मतलब एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो डिसिप्लिन देखता है। एक व्यक्ति वो होता है जो केवल डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करता है कि सभी कर्मचारी नियम और अनुशासन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, काम नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरीके से कार्यात्मक संगठन के अंतर्गत कार्य के आधार पर अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं। हर विभाग के अंतर्गत अलग अलग व्यक्ति नियुक्त कर दिए जाते हैं, जिससे हर काम की पूरी जानकारी मिलती है, उस पर नियंत्रण बना रहता है और संगठन हमारा मजबूत होता है।